Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET Computer Science में Discrete Structures and Optimization Unit के 50 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आज मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। साथ ही कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आपको मदद करेगा करेक्ट आंसर्स को आसानी से आइडेंटिफाई करने में। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। सपोज अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ हैज 6 वर्टिसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कनेक्टेड प्लानर ग्राफ क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक ग्राफ है, ये कनेक्टेड प्लानर ग्राफ होगा या नहीं ये मैं बताती हूँ। देखिए इसमें हर एक एज हर दूसरे एज के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर दो एजेस एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ग्राफ प्लानर नहीं है। प्लानर ग्राफ में दो एजेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। सो इस ग्राफ को जब हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये एक प्लानर ग्राफ बन जाता है। ओके, सो एक कनेक्टेड प्लानर ग्राफ दिया गया है जिसमें कि वर्टिसेस है 6 एंड उनकी डिग्री दी गई है 4। into how many regions is the plane divided by a planar representation of this graph। so overall कहने की बात यह है कि हमें इस ग्राफ के कितने regions बन रहे हैं वो ढूंढने हैं। ओके, सो region कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो है region equals to edges minus vertices plus 2। बट इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास एजेस भी तो गिवन नहीं है। अब अगर डिग्री और वर्टिसेस दिए गए हैं तो एजेस निकालना बहुत आसान हो जाता है। एजेस हम निकालते हैं वर्टिसेस इंटू डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो 6 इंटू 4/2 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 12। सो टोटल 12 एजेस हैं, 4 डिग्री है एंड 6 वर्टिसेस है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 minus 6 plus 2 that will be equal to 6 plus 2 that is 8। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 that is 8। सो टोटल अगर हम रीजन देखेंगे इस प्लानर ग्राफ में तो 8 रीजन्स हमारे पास बनकर आएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से, पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसके साथ मैं आपको कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस का, जहां पर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स PDF फॉर्मेट में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड साथ ही गेट और UGC नेट के PYQs भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए न्यू बैच 13th में से स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ पेपर 1 बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा। पेपर 1 में डेली 3 लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज प्रिपरेशन आपको हम यहाँ पर करवाते हैं। इससे पहले फ्री वीडियोस को जरूर देखना, जिसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, देन कंटेंट पर आपके सामने पेपर 1 है, लाइव क्लासेस है। पेपर 2 के यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट में आपको ऐसे तैयारी करवाई जाती है जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज व्हाट। सो आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, आपको इसका ऑक्टल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम D और C को अलग अलग कर लेंगे। D का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1101 और C का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1100। ओके, क्यों? देखिए क्योंकि आप लोगों को पता है हेक्साडेसिमल नंबर पहले 0 से 9 वैल्यूज को फॉलो करता है, उसके बाद A से F तक वैल्यूज को फॉलो करता है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो C का मतलब होता है 12 एंड D का मतलब होता है 13। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपने पहले निकाल लेना है। ओके, और उस बाइनरी इक्विवेलेंट को फिर एज इट इज लिख लेना है। पहले D लिखेंगे 1101 और C की वैल्यू है 1100। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात छोटी सी और ध्यान में रखनी है कि हमें ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पेयरिंग में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में डॉट है D.C, तो हम यहाँ पर बीच में डॉट लगा देंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया कि 3 की पेयरिंग में इसको डिवाइड करना है, तो डेसिमल से पहले हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे।
ओके और डेसिमल के बाद हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके ये चीज आपने समझ लेनी है। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 तो हमारे पास एज इट इज आ गया, तो 1 एज इट इज आने पे देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ओके और 101 को हमें कैलकुलेट कैसे करना है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 101 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2, 0 पावर 1 पावर एंड 2 पावर, तो ये आ गया 4, दिस इज 0 एंड किसी की भी पावर 0 होती है तो वो होता है 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 plus 1 5, तो ये आ गया 15, आगे डेसिमल दिया गया है। सिमिलर तरीके से हम 110 को भी कैलकुलेट करेंगे, 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 0 into 2, 0 1 and 2, ठीक है ये आ गया 4 plus 2 plus 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ओके सो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो क्या रिजल्ट आ रहा है 15.6। सो डी डेसिमल सी का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो है 15.6, तो सही आंसर 15 ये स्टूडेंट से 15.6 आएगा, 15.3 यहाँ पर नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी regions are there, how many ways are there to place 8 distinguishable balls into 4 distinguishable bins? Okay. सो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा दी गई है और जो बिन्स है जहां पर उन बॉल्स को हमें डालना है वो कम दिए गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेट्स से हम इसको m मान लेते हैं और बॉल्स जो है बिन्स जो है उसको हमने n मान लिया, ठीक है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल होती है n से तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m प्लस n-1, इसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे विद m, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8 plus 4 minus 1 C8 दैट इज इक्वल्स टू 11 C8। तो यहाँ पर अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 8 C4 करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और जहां पे फिर आंसर गलत आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के पास अगर बॉल ज्यादा है और जिस बिन में वो बॉल्स को आपको डालना है वो कम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके सो अब हम 11 C8 को कैलकुलेट करते हैं। सो 11 10 9, ठीक है। इसके बाद हम 8 फैक्टोरियल लिख देंगे एज इट इज, 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता मैं इसको वापस थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला ये होता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये आ गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये वैसे ही हमने अभी कैलकुलेट कर लेना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 10 9 और 8 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दो, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। 8 फैक्टोरियल 3 एंड 2। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने इसको पूरा यहाँ पर नहीं लिखा था। एंड बाकी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हो 2 5 यहाँ पर आ गया, 3 ये आ गया। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 into 5 into 3। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 165, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सभी सवाल समझ आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ बाइपर्टाइट ग्राफ ऑन 14 वर्टिसेस इज व्हाट। ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 1/4 इंटू एन स्क्वायर। सो एन यहाँ पर 14 दिया गया है, 1/4 इंटू 14 इंटू 14 जब हम इसको करते हैं और पूरा इसको इजीली कैलकुलेट कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा 49। ओके सो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट P
आई एम इन बेंगलोर, Q बोलता है आई लव क्रिकेट, देन P अप्रोचेस टू, सॉरी ये बोलता है Q अप्रोचेस टू P, P implies Q equals to what? सो देखो इसको अच्छे से आपने समझना है। आई लव क्रिकेट, तो सबसे पहले क्यू है, तो आई लव क्रिकेट यहीं से आपको पता चल रहा है आई लव क्रिकेट, देन आई एम इन बेंगलोर, तो ये स्टेटमेंट बोलती है इफ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर। ठीक है, सो यही सवाल है, ये देखिए पी, क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, क्यू इम्प्लाइज पी एज इट इज ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये बोलता है इफ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर। बहुत इजी सवाल है। Next question is, what is the maximum number of edges in an acyclic undirected graph with k vertices? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज k माइनस 1। ठीक है, k वर्टिसेस दिए गए हैं, तो एजेस हमेशा क्या होते हैं, वर्टेक्स से एक कम होते हैं, तो ये है k माइनस 1। कल के सेशन में ये चीज हमने बहुत डीप में पढ़ी थी, राइट। नेक्स्ट है, how many ways are there to assign 5 different jobs to 4 different employees if every employee is assigned at least one job? सो इस क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक से हम शुरू करेंगे। देखिए 5 जॉब्स हैं और 4 एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे पहले हम 4 एम्प्लॉयज इस तरीके से लिख देंगे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, 3 एंड 4। 5 डिफरेंट जॉब्स हैं एंड एक के पास मिनिमम एक जॉब होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 भी हो सकती है। ठीक है, सो मान लीजिए फर्स्ट एम्प्लॉय को हमने क्या किया, 5 में से 2 जॉब्स दे दी। ठीक है, 5 में से 2 जॉब्स ऑलरेडी दे दी, तो अभी कितनी बाकी रह गई, 3। सो टोटल 3 में से हमने एक जॉब इनको दे दी, 2 में से एक जॉब इनको दे दी और 1 में से एक जॉब इनको दे दी। समझ रहे हो? अभी E1 के पास जब हम गए थे तो टोटल 5 जॉब्स थी, तो 5 जॉब्स में से 2 जॉब्स हमने इनको दे दी है, रिमेनिंग है 3 में से 1 अलॉट कर दी तो बच गई 2 में से एक इनको E3 को दे दी, बच गई 1, तो एक जॉब हमने E4 को अलॉट कर दी, राइट। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका बन जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ये एज इट इज लिख दिया, और 3 कैसे आया, 5 माइनस 2, अभी हमने कुछ देर पहले इसको पढ़ा था, राइट। आगे फिर क्या करना है, सिमिलर तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, अब इस वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगला भी आ जाएगा डायरेक्टली 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमने कैंसिल कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, और 2 से 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 एंड 1। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 60 वेज। तो ये अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास केस 1 था। ठीक है, ये हमारे पास अभी क्या आया है, केस 1 आया है। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, सेम अभी जैसे हमने फर्स्ट एम्प्लॉय को 2 जॉब्स दी थी, अब हम सेकेंड वाले एम्प्लॉय को 2 जॉब्स असाइन करवाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कैसे आता है। ओके, सो केस 2 में हमने क्या कर देना है, एम्प्लॉय 1 को 5 में से एक जॉब दे देनी है। अभी 5 में से एक दे दी, बच गई 4 में से इनको हमने 2 जॉब्स दे दी है, 4 में से 2 चली गई, मतलब हमारे पास कितनी बची है, 2। थर्ड एम्प्लॉय को हमने 2 में से एक जॉब देनी है और फोर्थ को 1 में से एक जॉब देनी है। इसको भी हम सिमिलर इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 60 वेज। ठीक है, तो ये हमारे पास था केस 2। अब तीसरे केस में हमने तीसरे एम्प्लॉय को जो है 2 जॉब्स दे देनी है। ठीक है, सो इस केस में हम लिखेंगे 5C1 4C1, बच गई 3 जॉब्स, 3C2 एंड 1C1। इसको कैलकुलेट करके आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 60 वेज।
नेक्स्ट वी हैव केस 4. सो केस 4 में आता है 5C1. पहले को हमने 5 में से एक जॉब दे दी, 4 में से एक जॉब दे दी, 3 में से एक जॉब इनको दे दी और रिमेनिंग 2 जॉब्स थी जो दोनों की दोनों हमने फर्स्ट एम्प्लॉय को दे दी. इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1. तो ये भी आ गया 60. तो यहाँ पर देखिए सबको कैलकुलेट करके क्या आ गया, 60 आ गया. अब इन सभी को हमें ऐड करना है. 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 240. दैट इज योर करेक्ट आंसर. राइट. बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ लीजिए फिर कीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा as logical variables. Identify which of the following represents correct logical equivalence. Okay. So देखिए इस क्वेश्चन में अगर अल्फा बीटा गामा को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ABC या PQR इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. सो देखिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. पहली स्टेटमेंट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिया गया है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R is equals to P intersection Q यूनियन P intersection R. ये कौन सा लॉ है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. एज इट इज स्टेटमेंट दी गई है तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है P यूनियन Q इक्वल्स टू माइनस P यूनियन Q. ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होती है. P यूनियन Q को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो माइनस P अप्रोचेस टू Q हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए सेकेंड वाली स्टेटमेंट गलत है. थर्ड स्टेटमेंट बोलती है if P implies Q is equivalent to minus P implies minus Q. ये वाला रूल भी आपका कन्वर्जन का बिल्कुल सही रूल है, एज इट इज स्टेटमेंट दी गई है. तो A एंड C हमारे पास सही आ गए. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर. तो आप लोगों को इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. कंफ्यूज करने के लिए ही ये सिर्फ अल्फा बीटा गामा में दी गई है, बाकी बेसिक चीजें हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which graph the degree of each and every vertex is equal. तो देखिए कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें डिग्री हर एक वर्टेक्स की सेम रहती है. डिग्री क्या होती है, एक वर्टेक्स से कितने एजेस रिलीज हो रहे हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है. तो इसका सही आंसर है स्टार ग्राफ. देखिए आप लोग स्टार ग्राफ इस तरीके से बेसिक सा स्टार बना रही हूँ. हर एक वर्टेक्स में देखिए सबकी डिग्री सेम है, सबकी डिग्री क्या है 2 है. इससे बड़ा स्टार अगर बना सकते हो बनाकर देख लो, सबकी डिग्री सेम रहेगी. नेक्स्ट है, इन अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ G is a simple undirected graph and some vertices of G are of odd degree. ठीक है. सो G एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है यानी कि जिसमें डायरेक्शंस नहीं दी हैं एजेस की. ठीक है. एक ग्राफ हम बना लेते हैं G. बना लिया. वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ ऑड डिग्री. अभी तक देखो सबकी A B C D सबकी डिग्री क्या है, इवन है, सबकी डिग्री 2 है. इसकी अगर हम ऑड डिग्री बना देते हैं इस तरीके से, एड अ नोड N टू G एंड मेक इट एडजेसेंट टू ईच ऑड डिग्री. इसमें बोला है कि हर एक नोड को हमने ऐसे क्या कर देना है, ऑड बना देना है. तो ये रिजल्टेंट ग्राफ क्या होगा, ये आपके पास आइलर ग्राफ बनता है. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. आइलर ग्राफ की एज इट इज प्रॉपर्टीज दी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let G be a directed graph whose vertex set is the set of numbers from 1 to 100. There is an edge from a vertex I to vertex J. Okay, तो सबसे पहले नंबर्स दिए हैं 1 से लेकर 100 तक. आपके पास I और J नाम के 2 वर्टेक्स है, उसमें बोला जा रहा है कि इनके बीच में एक एज जा रही है. ये एज कैसे काम करेगी, इफ एंड ओनली इफ J इक्वल्स टू I प्लस 1 होगा या फिर J इक्वल्स टू 3I होगा. अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम 1 से 100 की तरफ मूव करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100 से 1 की तरफ को मूव करेंगे तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा. ओके. सो इसके लिए सबसे पहले अगर हम 1 से 100 को 100 to 1 कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेसिक रूल्स को भी हमें चेंज करना होगा. ठीक है. सो बेसिक रूल भी हमें चेंज करके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कि J इक्वल्स टू I माइनस 1
और ये बन जाएगा j इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे +1 हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। 100 क्या आपका 3 से डिवाइड होता है, 3 यहाँ पर दिया गया है ना, इसलिए हम 3 को कंसिडर कर रहे हैं। 100 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो अगर डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, i माइनस 1 दैट इज 99 आ गया। अब फिर चेक करना है कि क्या 99 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, अगर ये डिवाइड होता है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 33 आ जाएगा। 33 भी डिवाइड होता है तो इसको हम वापस डिवाइड करके 11 लिख देंगे। अब 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10। 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको वापस माइनस करेंगे। 9 आ गया, 9 3 से डिवाइड होता है एंड आंसर आता है 3। 3 भी 3 से डिवाइड होता है और आंसर आता है 1। तो इधर देखिए कितने एजेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 यहाँ पर हमारे पास वर्टिसेस हैं। एजेस कितने हैं, ये 1 एज है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 एंड 7। तो सही आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। For which value of n is wheel graph wn regular is what? So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3। सो इस क्वेश्चन में wn का मतलब व्हील ग्राफ है। व्हील ग्राफ क्या होता है, ये एक ग्राफ है दैट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ सिंगल यूनिवर्सल वर्टेक्स टू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ साइकिल। ओके, एंड इसमें डायरेक्ट हमारे पास बेसिक फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, जैसे कि व्हील ग्राफ, व्हील कैसा बनता है, एक एग्जाम्पल मैं बनाकर ही बता देती हूँ। व्हील ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, ठीक है, व्हील ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, या फिर और भी ज्यादा एजेस के साथ हम व्हील ग्राफ बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से, तो सब में देखिए आप लोग, व्हील ग्राफ में हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट भी होता है जो कि सबको ऐसे कनेक्ट करता है। जब तक ये कनेक्ट नहीं करेगा तब तक व्हील ग्राफ नहीं बनेगा इस तरीके से। अब हर एक की डिग्री आप लोग देख लीजिए कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये सब व्हील ग्राफ्स हैं। लेट अस अज्यूम अ पर्सन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स कैन टेक 1 स्टेयर और 2 स्टेयर एट अ टाइम। एक पर्सन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो एक बार में कभी एक सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी 2 सीढ़ी चढ़ता है। हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन क्लाइंब अ फ्लाइट ऑफ 8 स्टेयर्स। सो 8 सीढ़ियां एक पर्सन को चढ़नी है, तो कितने तरीकों से वो चढ़ सकता है उन सभी सीढ़ियों को। सो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि 5 काम है जो 4 लोगों में डिवाइड किया गया है, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिमिलर तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहला चांस ये हो सकता है कि एक पर्सन हर बार एक एक सीढ़ी चढ़ता है, 3 4 5 6 7 और 8। हर बार उन्होंने क्या किया, एक एक सीढ़ी चढ़ी। तो 8C0, 8C0 क्यों, क्योंकि टोटल 8 स्टेयर्स थी और हर बार एक ही सीढ़ी चढ़ी, 2 कहीं पर भी नहीं चढ़ी। ठीक है, 1 और 2 बोला था, 2 कहीं पर भी नहीं की, इसलिए 0। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि उन्होंने पहले 1 1 इस तरीके से वो एक एक सीढ़ी चढ़ते रहे, जब लास्ट में 2 सीढ़ियां बची तो उन्होंने 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ ली। तो ये हो सकता है 7C1। 7C1 क्यों, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टेप्स उन्होंने लिए और एक ही बार उन्होंने डबल स्टेप्स लिए। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता, 7 माइनस 1 होता है 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कट गया तो आंसर आ गया 7। सिमिलरली अगले स्टेप में वो पर्सन क्या कर सकता है, एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी, ये 4 बार एक एक सीढ़ी चढ़ ली, ये 2 को मिलाकर 1 हो गया, ये वाला भी ऐसे हो गया। तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया 6C2। इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 15। अगले में इसको भी पर्सन एक साथ चढ़ सकता है, 1 1 2 2 2। टोटल कितने 5 स्टेप्स लिए पर्सन ने, 5 लिए, जिसमें से 3 स्टेप्स
2 बार वाले थे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया 10। अब इसको भी 2 कर देते हैं। तो सिर्फ 4 स्टेप्स में एक पर्सन ने सीढ़ियां चढ़ ली, और जिसमें से कि उन्होंने 0 यूनिक स्टेप लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए कैलकुलेट करके क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 + 7 + 15 + 10 + 1, दैट विल बी 34। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस हमने एक जैसे पढ़े, इनको प्रैक्टिस कीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the statement below. A person who is radical is electable if he or she is conservative but otherwise not electable. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इस लॉजिकल असर्शन को बिल्कुल सही प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपको बताना है इसका, ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर इंटरसेक्शन सी अप्रोचेस, ई अप्रोचेस टू सी। ये बोलता है ऑल, ठीक है, ऑल एंड ओनली कंजर्वेटिव्स, ये बोलता है ऑल एंड ओनली कंजर्वेटिव्स आर रेडिकल एंड इलेक्टेबल। ये एंड होता है ना, आपको पता है, ये सिंबल और का होता है, रेडिकल एंड इलेक्टेबल। सो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोलती है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए एज इट इज लिखा है, जो पर्सन रेडिकल है वो इलेक्टेबल भी होगा एंड कंजर्वेटिव भी होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए हम ये वाले ऑप्शन को तो डिलीट कर देते हैं पहले ही। अगला है, अगली स्टेटमेंट भी यही बोलती है कि जो पर्सन रेडिकल है वो पर्सन इलेक्टेबल भी होगा और कंजर्वेटिव भी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आ गया, ओके सॉरी, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये बोलती है जो रेडिकल है, ठीक है, एंड कंजर्वेटिव, यहां पर देखिए इलेक्टेबल को अप्रोच कर रहा है, जो कि गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलती है, फोर्थ स्टेटमेंट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके बनेगा नॉट रेडिकल। ठीक है, इसको फिर हम यूनियन लिखेंगे, ई अप्रोचेस टू सी, इंटरसेक्शन नेगेटिव रेडिकल, यूनियन सी अप्रोचेस टू ई। ये एक इस तरीके से 2 डिफरेंट डोमेन्स आ गए हमारे पास। आगे जब हम इसको वापस कैलकुलेट करेंगे तो फिर वैल्यूज आ जाएंगी आर अप्रोचेस टू लाइक दिस। ठीक है, तो ये वही स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, तो इसलिए सही आंसर है बी एंड डी ओनली, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लॉजिकल इक्विवेलेंट्स कन्वर्ट करने आते हैं तो इजीली ये हो जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस फॉर फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के पास बूलियन फंक्शंस दिए हैं 0 से 16 तक, 15 तक, हमें इसकी करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी एक टेबल बनाया है, ये कैसे करना है देखिए, टोटल 16 वैल्यूज है, इस वजह से हमने 4x4 का एक टेबल बना लेना है। ठीक है, 4x4 का टेबल बना देना है। एंड क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं सब ऑप्शंस में, ए बी सी डी, यहाँ पर भी देख सकते हो, तो इसलिए हमने वेरिएबल्स को ए बी सी डी पहले तो इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम इनको वैल्यूज देंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0, सिमिलरली 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि पहली वैल्यू यहाँ पर 0 अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसको भी एड्रेस देना पड़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पर आते हैं नीचे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप इस टेबल को भी फॉलो करते रहो साथ साथ में। ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो वैल्यूज गिवन है उनको इस टेबल में हाईलाइट करना है। जैसे 0, तो 0 यहाँ पर है, तो ये हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, या क्रॉस भी आप डाल सकते हो। अगली वैल्यू है 1,
अगली वैल्यू है 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमने इनको लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो 6 को भी लिख देंगे। अगली वैल्यू है 12, सो 12 को भी यहाँ पर लिख देना है, मार्क कर देना है। 13 है, 14 है एंड 15 है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब इन सभी वैल्यूज को लेकर हमें पेयरिंग करनी है। एंड पेयरिंग के टाइम पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि पेयरिंग या तो 2 वैल्यूज में होती है, 4 में होती है या 8 में होती है। उससे ज्यादा अलग पेयरिंग नहीं हम कर सकते। तो पेयरिंग के लिए देखिए, सबसे पहला पेयर ये वाला बन गया, ये 4 1 हमने ले लिए, ठीक है। सेकेंड वाला पेयर हमारे पास ये वाला बन गया, ठीक है। तीसरा पेयर हम कौन सा देख सकते हैं? तीसरा पेयर मैंने बताया कि 2 वैल्यूज का बनेगा, या 4 का या 8 का। तो ये तीसरा वाला पेयर हमारे पास बन गया। और फिर इसके बाद फोर्थ पेयर हो गया हमारा ये 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। कॉमन वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे इस केस में ये वाला वेरिएबल कॉमन हमने लिया तो ऐसा चलता है, बट पेयरिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो टोटल 4 वेरिएबल्स हमने बना दिए। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो पेयर 1, ये वाला पेयर 1 है हमारे पास, इसमें क्या क्या वैल्यूज है? ABCD प्लस ABCD, 4 वैल्यूज आ रही है ना, ABCD प्लस ABCD, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो AB 0 0 है, CD भी 0 0 है, तो हम इसको 0 0 कर देंगे। अगले में 0 0 0 1, 0 0 0 1, अगला है 0 0 1 1, 0 0 1 1 एंड 0 0 1 0, 0 0 1 0। तो इस तरीके से हमने पेयर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पेयर को जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप सब देख सकते हो आसानी से। इनमें से कॉमन टर्म्स निकालनी है। A नॉट कॉमन है, B नॉट कॉमन है, C नॉट कॉमन है, D नॉट और D आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। प्लस इस पेयर में देख लेंगे A नॉट, B नॉट, C कॉमन है, D और D नॉट यहाँ पर भी कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में कॉमन टर्म्स निकालेंगे, दैट इज A नॉट B नॉट। तो ये देख सकते हो आप लोग, ऑलरेडी यहाँ पर पेयर 1 का रिजल्ट था A नॉट B नॉट। इसी के साथ पेयर 2 भी अब हम कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी देख लो A नॉट B नॉट सब जगह है फिलहाल, तो ये तो रहेगा ही। इसके बाद सेकेंड पेयर में हम क्या करते हैं, वापस से 4 वेरिएबल्स हैं ABCD। थोड़ा सा अभी आपको ये टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपको समझा रही हूँ, बट बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पेयर है ये वाला, ये 4 वैल्यूज वाला। इसमें क्या है, 1 1 0 0, 1 1 0 0। अगला है 1 1 0 1, 1 1 0 1। नेक्स्ट इज 1 1 1 1, तो 1 1 1 0, ये आ गया। पेयरिंग कर लेंगे, कॉमन है ABC नॉट प्लस ABC। इसमें भी कॉमन टर्म्स क्या है, A एंड B। तो सेकेंड पेयर का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो A एंड B। तो A नॉट B नॉट और AB सब जगह है, A नॉट B नॉट और AB, ठीक है। सिमिलर तरीके से थर्ड पेयर भी मैं आप लोगों को चलिए कैलकुलेट करके बता ही देती हूँ। 2 ही वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो थर्ड पेयर है ABCD प्लस ABCD, ये वाला हम ले रहे हैं थर्ड पेयर, ठीक है। सो 0 0 1 0, 0 0 1 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू है 0 1 0 1 1 0। ओके, कॉमन क्या आ गया, A नॉट C D नॉट। सो A नॉट C D नॉट। देखिए अभी तक हमने 3 टर्म्स कैलकुलेट की थी, अभी तक हमने 3 टर्म्स कैलकुलेट की थी, A नॉट B नॉट, A B और A नॉट C D नॉट। तो यहाँ पर देखिए A नॉट B नॉट, A B और A नॉट C D नॉट। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं A नॉट B नॉट, सही है। A भी आ गया, A C नॉट आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही आ गया। ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में ये वाली प्रॉपर्टीज है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है और ऑप्शन 4 में भी है। फोर्थ को भी चलिए हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सो फोर्थ पेयर के लिए भी हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। ये हमें बताता है
0 1 1 0 0 1 1 0 एंड सेकेंड पेयर है 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इसको कैलकुलेट करके आ गया BC D0। ठीक है, BC एंड D0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो BC D0 तो ऑप्शन नंबर B एंड C जो है वो बिल्कुल हमारे पास सही आंसर आ गए। राइट, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज BC D0। इसको आप लोग नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद ना इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखिए, यूनियन क्या होता है, आपके पास दो रिलेशन दिए गए हैं R1 एंड R2। आपने क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस में यूनियन करना है। तो यूनियन में तो सब कुछ कॉमन आता है। सो देखिए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, और इसमें 1 1 ऑलरेडी है, 1 2 1 3 एंड 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4। तो ए को हमने फर्स्ट से मैच कर लेना है। यहाँ पर सभी मैच कर रहे हैं। ओके, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास इजी क्वेश्चन है, सही आंसर देख लो। यूनियन में दोनों के रिलेशन के वैल्यूज को हमने कंसिडर करना है। माइनस जब करते हैं तो कॉमन आता है, देखिए R1 माइनस R2 है। ठीक है, R1 माइनस R2 बोलता है कि R2 में वो वेरिएबल्स होने चाहिए, R1 वाले माइनस कर देने हैं। अब जैसे R1 और R2 में ये कॉमन था। ठीक है, तो हम R1 माइनस R2 कर रहे थे, तो R1 के वो सारे वैल्यूज को डिलीट कर देंगे जो R2 में है। सिमिलरली जब हमने R2 माइनस R1 किया तो हमने R2 के सारे वो वेरिएबल्स को डिलीट कर दिया जो कि R1 में है। तो ये थे सिर्फ 1 1। ओके, तो ये है इजी क्वेश्चन। How many ways are there to pack 6 copies of same book into 4 identical boxes where a box can contain as many as 6 books? इस क्वेश्चन के लिए भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके कोई मतलब नहीं है। इसमें आप लोग डायरेक्टली देखो ऐसे पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या है, हमारे पास 6 बुक्स हैं एंड 4 बॉक्सेस हैं। तो 6 बुक्स 4 बॉक्सेस में ऐसे आ सकती हैं कि पहले बॉक्स में 6 आ गई, बाकी में कुछ भी नहीं आया, 5 और 1 आ गया। तो ये बहुत आसान है, ऐसे हमारे पास 9 चांसेस बनते हैं 6 बुक्स को 4 बॉक्सेस में पैक करने के। Consider the POSET, this one, which of the following correct for the given POSET? Okay, so इसका सही आंसर है, there does not exist a greater element एंड अ लिस्ट एलिमेंट। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है 3 उसको लिख लेना है। 3 लिख लिया, क्या 3 का रिलेशन अगली वैल्यू 5 के साथ है? नहीं है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे, बस एज इट इज लिख देंगे। अगली वैल्यू है 9, 9 का रिलेशन किसके साथ है? इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, 3 और 5 में रिलेशन नहीं था। ठीक है, 9 का रिलेशन सिर्फ 3 के साथ है और ये इससे बड़ा भी है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अगली वैल्यू है 15, अब 15 का रिलेशन 3 और 5 दोनों के साथ है, तो हम 15 ऐसे लिखकर इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। अगली वैल्यू है 24, 24 का रिलेशन सिर्फ अभी 3 के साथ ही आता है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। और अगली वैल्यू है 45, 45 का रिलेशन 9 और 15 दोनों के ही साथ है। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला था कि करेक्ट स्टेटमेंट पोसेट की कौन सी है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ ग्रेटर एलिमेंट एंड द लीस्ट एलिमेंट। यहाँ पर कोई लीस्ट एलिमेंट भी नहीं है, कोई ग्रेटर सिंगल एलिमेंट भी नहीं हमें मिला है। लीस्ट एलिमेंट में देखिए वैल्यूज मल्टीपल है और दूसरे में भी है, तो इस तरीके से ये हमें बना लेना है और बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा सेमी ग्रुप्स और ग्रुप से रिलेटेड है। ऑलरेडी ऐसा सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर इसका आंसर नहीं पता, मेरा वो सेपरेट वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें हमने ये क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा था, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। Given below are two statements. Statement 1 बोलती है in an undirected graph number of odd degree vertices is even. So undirected graph होता है जिसमें कि डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर दो vertices
के बीच में एक एज आ रहा है, तो ये एज हमें ये नहीं बताएगा कि ये ए से बी की तरफ को मूव कर रहा है या फिर बी से ए की तरफ को। जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वो होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें बोला है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। सो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक सिंपल सा पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया जिसमें कि 4 वर्टिसेस है, लेकिन इसमें ऑड डिग्री बोला है। अब डिग्री क्या होती है, एक वर्टेक्स से कितने एजेस रिलीज हो रहे हैं वो उसकी डिग्री बताता है। अब यहाँ पर ए के सिर्फ 2 डिग्री है, बी की भी 2 डिग्री है, सी की भी और डी की भी 2 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑड डिग्री की बात की है, तो इस ग्राफ को ऑड डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और एज इसमें जोड़ देंगे। अब ए की डिग्री हो गई 3, बी की है 2, ये भी है 3 और ये है 2। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, यानी कि ग्राफ में जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं वो या तो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही ऐसे एजेस हैं, सॉरी 2 ही ऐसे वर्टिसेस है ए और सी जिसकी डिग्री ऑड है, जिसकी डिग्री 3 है। तो ये वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 बोलती है इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इवन। सो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस हमें करना है, पहली डिग्री 3 है, 2 देन 3 देन 2, तो ये आ गया टोटल 10। सो अनडायरेक्टेड ग्राफ में जब इनकी डिग्री को हम ऐड करते हैं तो इवन वैल्यू आएगी, दैट इज 10। सो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दी है x एंड y और एक और स्टेटमेंट दी गई है दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड इफ x इज ट्रू, y इज ट्रू, बोथ आर ट्रू या फिर इट डज नॉट डिपेंड ऑन x एंड y। सो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे पहली गलती तो ये करते हैं कि वो x और y को सॉल्व करने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे में ये जो तीसरी स्टेटमेंट दी है आपने इस स्टेटमेंट में देखना है कि क्या ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर है या फिर नहीं। ओके, सो अगर दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही 2 चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे। सो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें आ जाएगा 0 0, ये भी 0 है, 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब इसको ए के साथ यूनियन अगर हम करते हैं तो वैल्यू आती है 0 0 0 एंड 1 1 1 1 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी जो कि आ जाएगा 0 0 एंड बाकी सभी जगह पर इसमें वैल्यू है 1। ठीक है, नेक्स्ट इसको इंटरसेक्शन करेंगे इसका सी के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है कि ये 2 स्टेटमेंट्स है, पहली वाली स्टेटमेंट ये है, दूसरी वाली ये है। अब दोनों का रिजल्ट देखोगे तो आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन x एंड y। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आप लोगों को ट्रूथ टेबल बनाने आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर प्लानर ग्राफ। सो सबसे पहले बताती हूँ कि प्लानर ग्राफ क्या होता है। सो प्लानर ग्राफ वो होता है जिसमें कि एजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में ऐसे जब तक रहेगा तब तक ये प्लानर है, क्योंकि कोई भी ग्राफ कोई भी एज एक दूसरे को बीच से नहीं काट रहा है। जब इस ग्राफ में हम बी और सी को मिलाने के लिए इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लानर ग्राफ नहीं रहेगा। इस ग्राफ को हम इस तरीके से बना सकते थे, ये एजेस ऐसे मिल जाएंगे और ये वाले एजेस इस तरीके से मिल जाएंगे, तो ये एक प्लानर ग्राफ है बट ये नहीं है। तो ऐसे ही 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है ए बी और सी में से कौन सा प्लानर है कौन सा नहीं। ओके, सो ए को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, ये हम इस तरीके से जोड़ लेंगे और दूसरे एजेस को हम बाहर से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ए हमारे पास प्लानर है। सेकंड ऑप्शन है बी, इसमें हम एजेस को पहले वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये मैच हो गया,
ठीक है, ये वाला भी आपके पास कनेक्ट हो रहा है, ये भी इजीली कनेक्ट हो रहा है। एंड अगर हमें इसको मैच करना है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ए को हमें सी से कनेक्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए को हमें ई से कनेक्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और ए को डी से अगर कनेक्ट करना है तो ये भी ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको यहां से मैच कर लेते हैं। अब आप देखिए ये ग्राफ हमने बना दिया, ये यहां पर है ए, ये है बी, दिस इज सी, डी, ई एंड एफ। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है जो कि एक प्लानर ग्राफ है। लेकिन तीसरे ग्राफ में देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस ग्राफ को कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल सकता है ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि ए बी एंड सी का कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो यहीं से हमने पता लगा लिया कि सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कैन बी हेल्ड बाय अ ग्रुप। ओके, सो ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ग्रुप ऐसे नहीं बन जाता, ग्रुप को कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती है। उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, 2, 3, 5 एंड 4, तो सही आंसर है 5। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, दूसरी है एसोसिएशन, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। ओके, सो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाएगा अच्छे से, तब जाकर कहीं एक ग्रुप को कंप्लीट ग्रुप माना जाता है। ओके, इसके नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन 8 नोड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप इज व्हाट। तो देखिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ मैंने आपको बता दिया, सेल्फ लूप क्या होता है। अब मान लीजिए कोई एक ग्राफ ऐसा है, इसमें अपने आप के साथ इसका लूप नहीं बन सकता, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, विदाउट सेल्फ लूप बोला है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हम कैलकुलेट करेंगे, ये है 28। कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, सो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, n इंटू n माइनस 1/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1/2, तो ये आ गया 8 इंटू 7/2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 28। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, जब भी नंबर ऑफ एजेस हमें फाइंड आउट करना होता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो गिवन वैल्यू होगी, उसको हमने इजीली कैलकुलेट कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The logical expression is equivalent to what? So ये logical expression का equivalent हमें ढूंढना है, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल से कर सकते हो या फिर जो बूलियन लॉज हैं उनसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सो पी नॉट देखेंगे, पी नॉट क्या है, पी का ऑपोजिट, इसको हम लिख देंगे 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, सो ये पी नॉट और क्यू नॉट हम लोगों ने निकाल दिया। नेक्स्ट है पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू, इसका आ जाएगा 0। ओके, सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो चुकी है, इसका ना टेबल एक बार मैं अपडेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये वाला पार्ट को हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये गलती से मुझसे हो गया है। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का ट्रुथ टेबल बनेगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 और क्यू नॉट आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू जब करते हैं तो ये आ जाएगा 0 1 0 0। पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे 0 0 0 1। ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू कर दिया हमने, ये था पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू। ओके, सो इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू और पी इंटरसेक्शन क्यू। ओके, सो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 1 0 एंड 1। ठीक है, इन दोनों का यूनियन हमने किया। अगला है P इंटरसेक्शन Q नॉट, सो P इंटरसेक्शन Q नॉट आ जाएगा 0 0 1 0। राइट, अब इन दोनों का ये तीनों वैल्यूज आ गई, पहली वैल्यू ये वाली थी। ठीक है, इसको हम यूनियन करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा
0 1 1 1, राइट। सो 0 1 1 1 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारे पास P यूनियन Q की वैल्यू। P यूनियन Q करके देख सकते हैं यहाँ पर एक बार कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। P यूनियन Q करेंगे तो 0 1 1 1 ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स देखिए मैच हो रही हैं, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान है। ट्रुथ टेबल अगर नहीं आते हैं अभी भी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो डिटेल में लेकर आऊंगी ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट E equals to 0.0005 and let RE, that is relation of E, be like this, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें x एंड y मॉड दिया है। मॉड का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी चाहे नेगेटिव है बट उसको पॉजिटिव हम कंसिडर फिर करते हैं। हमें देखना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि अगर x, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 1 1 2 2 इस तरीके से, ठीक है। सो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर रिलेशन में x माइनस वाई है तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे? इसको x माइनस एक्स कंसिडर करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो रिजल्ट भी मतलब कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। r इज लेस देन e। अब यहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू लो, रैंडम कोई भी वैल्यू ले लोगे, उसको अगर सेम वैल्यू से माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 इज लेस देन e क्योंकि e की वैल्यू है 0.0005, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप क्या बोलता है कि अगर a b हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो b a भी होना ही चाहिए। ओके इसका मतलब है कि अगर x माइनस वाई ट्रू होता है तो y माइनस एक्स भी होना ही चाहिए, राइट। सो इसके लिए हम x की वैल्यू मान लेते हैं, ये है लेस देन 0.0005, ठीक है। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0.0003 माइनस 0.0002 हमने y की वैल्यू ले ली जो कि छोटी है 0.0005 से, राइट। तो इसी को जब हम ऑपोजिट करेंगे 2 माइनस 0.0003 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? इससे छोटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों को ही फॉलो करता है। ओके समझ गए। अब ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि ए बी अगर है, B और C रिलेशन में है तो A और C का भी रिलेशन होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स के बारे में बात की गई है, तीसरी टर्म हम नहीं ले सकते, जिस वजह से हमारा सही आंसर C तो हो ही नहीं सकता एंड इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ओके इनहेरिटेंस प्रोबेबिलिटी। ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कंप्यूटर साइंस में ऑन्टोलॉजी टर्म जो होती है, ये टर्म हमेशा किससे जुड़ी हुई होती है? ये होती है टाइम से जुड़ी हुई, ठीक है। ये हमेशा टाइम से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू डिफरेंट इवेंट्स, टाइम्स एक्सेट्रा। सो ए को हम क्या करेंगे? 4 से मैच करेंगे, जिसकी वजह से ये 2 ऑप्शंस तो हमारे हो गए गलत। ओके इसके बाद टेक्सोनॉमी। अब देखिए टेक्सोनॉमी क्या बोलता है? टेक्सोनॉमी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में किसी चीज को डिवाइड करके हमें मदद करता है। सो टेक्सोनॉमी में डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सो बी को हम सेकंड से मैच करेंगे और देखिए यहाँ पर हम आंसर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इनहेरिटेंस होता है एक पॉइंट अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, यानी कि उसकी सब क्लास ले लेता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के नेचर को, उनकी आदतों को इनहेरिट करते हो, एक बच्चा इनहेरिट करता है, ठीक है, तो वो उनके एक सब क्लास का पार्ट हम मान सकते हैं। तो ऐसे मैच हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ईच पॉसिबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी पता ही है सबको, ये बेसिक टर्म है, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके बहुत आसान और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपका 2019 में भी आया था, 2023 में भी एज इट इज आया था। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ईदर टोटोलॉजी, दैट इज नीदर टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सो देखिए टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स।
अब देखिए ट्रुथ टेबल से अगर आप ए और बी का यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो, या कुछ भी इसमें रूल्स फॉलो कर रहे हो, लास्ट में आपका रिजल्ट जो है वो 1 1 1 1 1 1 आता है सब में, इसका मतलब है कि ये टोटोलॉजी है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि ट्रुथ टेबल में पूरा कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में रिजल्ट में सारी वैल्यू 0 आ रही है। अब इसमें बोला है कंपाउंड प्रोपोजिशन, जैसे कि अभी तक हमने किया जिसमें 1 0 0 1 के कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट आ रहा था, वो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जो कि ना तो टोटोलॉजी है ना ही ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉन्टीजेंसी, जो मेजरली आंसर्स हमारे होते हैं। ना तो सब ट्रू होगा ना तो सब फॉल्स होगा, मिक्स से रिजल्ट्स हमारे पास रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। नेक्स्ट है इफ ए is any statement then which of the following is tautology। ए कोई भी एक रैंडम स्टेटमेंट मान लेते हैं, तो इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि टोटोलॉजी फिर कौन सी है। ठीक है, तो टोटोलॉजी होता है ए यूनियन नेगेटिव ए। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ए अगर 0 0 0 0 है और ए डैश हमारे पास 1 1 1 1 है, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन में हम क्या करते हैं, दो वैल्यू में से 1 पर फोकस करते हैं, तो ये हमेशा टोटोलॉजी ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव करके भी देख लिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री हैज 2 n वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1। सो देखिए यहाँ पर आपके पास एक ट्री दिया गया है जिसमें कि कहा है 2 n वर्टिसेस है जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, 3 n वर्टिसेस दिए गए हैं जिसकी डिग्री 2 है, एंड साथ ही आपके पास n वर्टिसेस दिए गए हैं जिसकी डिग्री 3 है। आप लोगों को डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन अ ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला में शेयर करती हूँ। ये फॉर्मूला क्या है? देखिए टोटल वर्टिसेस कितने दिए हैं, 2n 3n और n। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू 2n प्लस 3n प्लस n, दैट इज 6n वर्टिसेस दिए गए हैं। अब एजेस क्या होते हैं? एजेस के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्टिसेस माइनस 1। सो वर्टिसेस है 6n माइनस 1। तो ये आगे हमारे पास एजेस और वर्टिसेस। अब क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना है कि कितने वर्टिसेस और कितने एजेस उस ट्री में हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है हैंड शेकिंग थ्योरम। ठीक है, हैंड शेकिंग थ्योरम हमें बोलती है कि जो भी वर्टिसेस और उसकी डिग्री आपको दी गई है उसको आपने कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले वर्टिसेस क्या दिए गए हैं, 2n, इसकी डिग्री है 1। इसको हम प्लस करेंगे 3n वर्टिसेस विद डिग्री 2 और n वर्टिसेस विद डिग्री 3, राइट। एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एजेस के साथ। सो 2 एजेस 2e होता है ये माइनस 1। ओके, अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 2n प्लस 6n प्लस 3n, दैट इज इक्वल्स टू 12n माइनस 1, राइट। सो ये आ गया 11n माइनस 12n माइनस 1। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो इस तरीके से आप देखिए n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। यहाँ पर हमने देखा था कि वर्टिसेस कितने हैं, 6n है, तो हम करेंगे 6 into 2 दैट इज 12, एंड ये था 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 11। सो टोटल वर्टिसेस आ गए 12 एंड एजेस आ गए 11। तो क्वेश्चन में देखिए 12 और 11 को लेकर ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, बट क्योंकि वर्टिसेस पहले लिखा है और वर्टिसेस 12 है, तो इसलिए सही आंसर में हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑप्शंस इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस से एक वैल्यू कम होती है। एंड इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर पहले वाले वर्टिसेस है, दूसरे वाले एजेस है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सेकंड वाली वैल्यू पहले वाली से कम है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट कई बार ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमने क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
सेकेंड क्वेश्चन बोलता है लेट P बी अ सेट ऑफ ऑल पीपल, लेट R बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन P सच दैट A B इज इन R। ये बोलता है कि एक रिलेशन है जिसके दो वैल्यूज है A एंड B, मतलब कि A और B एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ A इज अ ब्रदर ऑफ B, इसमें बोला जा रहा है कि A इज अ ब्रदर ऑफ B। ओके, ठीक है, ए बी का भाई है। इज आर सिमेट्रिक, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि क्या रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन में है या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख लेनी है। ये हमें बोलती है कि अगर ए बी का भाई है, ठीक है, तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। ओके, अगर ए बी के साथ किसी रिलेशन में जुड़ा है तो सेम रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताया गया है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बट ये नहीं बताया गया कि बी ए का भाई है या फिर बहन है, बी मेल है या फीमेल है, ये नहीं बताया गया। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ए बी ए का भाई है या बहन है। ओके, सो पहला आ गया नो, इसलिए ये वाला ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। सेकंड बोला है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए बी से जिस रिलेशन में जुड़ा है, बी सी से सेम रिलेशन में जुड़ा है, तो ए और सी भी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर ए बी का भाई है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर ए बी का भाई कजन सिबलिंग है, बी सी का सिबलिंग है, तो ए भी सी का सिबलिंग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तीन भाई बहन है, तो अगर पहला और दूसरा एक दूसरे के साथ भाई बहन वाला रिलेशन कर रहे हैं तो पहले और तीसरे में भी तो सेम ही रिलेशन होगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें नो लिखा है। तीसरी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बोलता है कि सबसे पहले तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आपका रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, एंड इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो रिफ्लेक्सिव की तो बात नहीं की गई है, तो ये तो हमने पहले ही हटा दिया। सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बट क्योंकि यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ओके, चौथा ऑप्शन है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर हमें क्या बोलता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि ये वाली प्रॉपर्टीज को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या है, पहला है नो, दूसरा है यस, तीसरा है नो और चौथा वाला भी है नो। तो इसलिए सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अगर करोगे तो और भी ज्यादा कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन 0 1 2 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन की तीन प्रॉपर्टीज आपको अभी मैंने बताई। ठीक है, तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव से हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि अगर एक रिलेशन में 4 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो उनका आपस में भी पेयर होना चाहिए, जैसे 0 0 1 1 2 2 और 3 3, ये होगा तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, 0 0 है, 2 2 भी है, ठीक है, 3 3 भी है, लेकिन 1 1 का पेयर हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमने गलत कर दिया, एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 और 3 3 नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। 0 0 है, 1 1 2 2 है, बट 3 3 का रिलेशन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमने गलत कर दिया। तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ये तीनों रिलेशन मिल जाएंगे। ओके, तो वैसे तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव के साथ साथ उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और उसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना होता है, बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्सिव को चेक करके ही आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट भी अगर आप PYQs की सीरीज चाहते हो तो वो भी मैं लेकर आऊंगी। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। आपके पास रिलेशन ए दिया गया है और उसी से जुड़ा रिलेशन आर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि जितने भी ये पेयर्स गिवन है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ये बोलता है कि जितने भी पेयर्स आप लोगों को दिए गए हैं, इन सभी को अपने आप से भी इनका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या गिवन ऑप्शंस में ऐसे रिलेशन दिए गए हैं या फिर नहीं? तो देखिए, ए का रिलेशन है, ए का है, बी भी है, सी नहीं है। ठीक है, सी का रिलेशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक बोलता है कि अगर रिलेशन अगर ए बी है तो जरूरी नहीं है बी और ए भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक इसको बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक बोलता है कि ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सी डी दिया गया है लेकिन डी सी नहीं है, सी जी दिया गया है लेकिन जी सी नहीं है। ठीक है, वैसे ही डी जी दिया गया है लेकिन जी डी का रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां से हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि हमारा रिलेशन क्या है, एसिमेट्रिक है। अब रिलेशन एक बार में या तो एसिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक इसको बोल सकते हैं, या तो सिमेट्रिक होगा। अब हमने देख लिया कि ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको क्या बोलते हैं, ए हमारे पास नहीं है, सी भी नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं है, बी है बट नॉट ए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको जरूर समझ आ रहा होगा। फीडबैक देते रहिए ताकि मुझे भी पता लगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट exceeding 100 that are either odd or square of an integer। ओके, तो हमें देखिए 100 से ज्यादा आगे को नहीं बढ़ना है और पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं 100 तक के। तो 100 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ओके, 100 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 से 100 बोला गया है। ठीक है, ऑड नंबर्स कितने होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास टोटल 50। ठीक है, 100 में 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे 50। दूसरा बोला गया है स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास? 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर है 9, देन वी हैव 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर इज 36, राइट। ठीक है, 36 आ गया। अगला 7 का स्क्वायर वी हैव 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 एंड 100। तो यहाँ पर हमें बोला है या तो वैल्यू ऑड होनी चाहिए या तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स को ही ढूंढना है। तो 50 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंसिडर कर दिए एंड इन 10 में से अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ 5 नंबर्स ही हमारे पास ऑड है। सॉरी, यहाँ पर एक बार मैं वापस आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में देखिए ऑड नंबर्स आपके पास 50 है, ठीक है, एंड स्क्वायर्स की अगर बात करें तो आपके पास वैल्यूज आई थी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में ढूंढने को बोला गया है या तो वैल्यू ऑड होनी चाहिए या तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस में ऑड वैल्यू 50 है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इंटीजर में हमने जो ऑड वैल्यूज है वो ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, जैसे कि 9 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, 30
49 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो इसमें टोटल 10 में से 5 वैल्यूज हमारे पास ऑड है और 5 वैल्यूज इवन है। ऑड वैल्यूज को यहाँ पर ही हमने इंक्लूड कर लिया है, तो अभी बाकी की 5 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 55, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि ऊपर वाली जो ऑड वैल्यूज हमने 100 में से सेलेक्ट की थी, उन ऑड वैल्यूज में से ऑलरेडी हमने क्या कर लिया था, स्क्वायर्स को भी इंक्लूड कर लिया था। बाकी के जो इवन नंबर थे वो 5 बचे थे जिनको हमने फाइनली ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर ऑन सेट विद 4 एलिमेंट्स। सो 4 एलिमेंट्स के सेट में कितने रिलेशंस होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही है। ये हमें बोलता है कि 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस n, ये होता है इसका फॉर्मूला। सॉरी, इसको आपने ऐसे लिखना है 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n दिया गया है 4, आप इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 16 माइनस 4। ओके, सो 2 रेज टू पावर 16 माइनस 4 आ गया 2 रेज टू पावर 12। सो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से थोड़ा बड़ा लिख कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 रेज टू पावर n है, इसको हमने माइनस करना है n के साथ। n की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। देयर विल बी स्नो इन जनवरी, तो ये बोल रहा है कि जनवरी के महीने में स्नो पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट है। व्हाट इज द टाइम नाउ, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। टुडे इज संडे, ये आपको बता रहा है, ये एक स्टेटमेंट है कि भाई आज संडे है, ये भी सही है। यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये एक सजेशन है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। इन PERT CPM द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। सो PERT और CPM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, PERT CPM में मर्ज इवेंट जो होता है वो हमें बताता है कि कंप्लीशन हो गई है 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स की। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।